हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 4.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने 4.1 प्रश्नावली की थी उसके जैसे ही हैं। देखिए, इसमें एक सारणिक का मान 0 दिया गया है, तो हमें L अनुपात M ज्ञात करना है। इसके लिए मैं सारणी को हल करता हूँ तो आ जाएगा 3L माइनस 2M और इक्वल है 0। इस आधार पर 3L का मान आएगा 2M, जहाँ से L बटे M का मान आ जाएगा 2 बटे में 3, यानी कि 2:3 आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक सारणिक के द्वितीय पंक्ति के एलिमेंट की उपसारणिक हमें ज्ञात करनी है। इस सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 3, 6 और 5, जिनके संगत उपसारणिक बनेगा A21, A22 और A23, जिसका मतलब A21 के लिए हमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है। तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी 3, 4, 8, 9 से मिलकर बनी हुई। इसी प्रकार 822 का मतलब हमें दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना है, तो बाकी बचेगा 2, 4 और 1, 9 से बना हुआ सारणिक। इसी प्रकार 823 का मतलब है हमें दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना है, जिसके आधार पर हमारे पास बचेगा 2, 3 और 1, 8 से बना हुआ सारणिक, जिसके मान ज्ञात करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा -5 प्लस का 14 और प्लस का 13। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब इसके बाद आने वाले सभी प्रश्न हमें सारणिक के गुणधर्म को प्रयोग करते हुए ज्ञात करने हैं, जिसकी शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 3 से। हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है जिसको मैंने मान लिया डेल्टा के इक्वल। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए आप इसके स्तंभों के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके स्तंभों का अंतर आएगा -3। इसी हिसाब से दूसरे और तीसरे स्तंभ के अंतर पे भी ध्यान दें तो वो भी आएगा -3। तो इस आधार पर हम इसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं कुछ इस टाइप से। पहले मैं C1 में चेंजिंग कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, जिसके आधार पर डेल्टा बन जाएगा। अब C1 में चेंज कर रहे हैं तो C1 को ही बदला जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे। तो मैं पहले दूसरी और तीसरे स्तंभ को लिख रहा हूँ। पहले स्तंभ के स्थान पर आएगा पहले और दूसरे स्तंभ का अंतर, तो 13 और 16 का अंतर -3, 14 और 17 का अंतर -3 और 15 और 18 का अंतर -3। एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि अगर C1 में चेंज किया जा रहा है तो यहाँ पहला पद C1 ही आना चाहिए, यानी दोनों सेम होने बहुत ही आवश्यक हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3। इस आधार पर डेल्टा का मान हमें मिलेगा पहला स्तंभ जैसा था वैसा ही, आखिरी स्तंभ जैसा था वैसा ही। अब C2 में से जब C3 घटाएंगे तो आएगा -3, -3 और -3। इस आधार पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पहला और दूसरा स्तंभ बिल्कुल एक जैसे हैं, और हमने पहले से गुणधर्म के बारे में सीखा है कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ एक समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि C1 स्तंभ C2 के जैसा है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो आप देखिए, मेरे को सारणिक को विस्तार या प्रसार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बिना भी उसका उत्तर ज्ञात हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही जानते हैं, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम C1 और C3 को इंटरचेंज कर दें तो इससे सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें सिद्ध करना है
तो मैं सिद्ध करने के लिए LHS का यूज़ करने वाला हूँ। और LHS में जो सारणिक है वो कुछ इस प्रकार है। अब ऐसी सारणिक को हल करने के लिए पहले हमें ये माइंड चाहिए लगाना, अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अधिकतम संख्या में शून्य आ जाते हैं तो उसे हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारा जो सारणिक के गुण धर्म को यूज़ करने का स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए जिससे मैक्सिमम 0 बन जाए या मैक्सिमम 1 1 1 बन जाए, क्योंकि 1 1 1 आने से भी 0 और 0 आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले स्तंभ में 1 1 1 है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2। अगर स्तंभ में 1 1 1 हो तो पंक्तियों का अंतर लेना चाहिए, और अगर पंक्ति में 1 1 1 हो तो स्तंभों का अंतर लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्तंभ में 1 1 1 है तो हम लोग पंक्तियों का अंतर ले रहे हैं R1 में से R2 घटाकर। इसका मतलब R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और R1 के स्थान पे लिखा जाएगा R1 माइनस R2। तो हमें इन एलिमेंट का अंतर लेना है। इन एलिमेंट के अंतर को हमें पहली पंक्ति के स्थान पर शो करना है। तो 1 में से 1 जाने पर आएगा 0, और YZ माइनस ZX और Y प्लस Z माइनस Z माइनस X, जिसको हम लोग हल करते हैं तो आप देखिए Z से Z कैंसिल, 0 पहली पंक्ति में यहाँ पर Z आ सकता है कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा Y माइनस X, और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आएगा Y माइनस X। बाकी जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने दीजिए। इसी प्रकार से हम R2 में चेंज करने वाले हैं R2 माइनस R3, जिससे सारणी की जो हमारी जो LHS है उसका मान बन जाएगा पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, जैसी आ रही है बिल्कुल वैसे ही। अब दूसरी में से तीसरी पंक्तियों को घटाएंगे तो आएगा 0, Z माइनस एक्स, ZX माइनस XY और Z प्लस X माइनस X माइनस Y, और तीसरी पंक्ति एज इट इज। जिसको हल करते हैं तो पूर्व की भांति देखिए x से x कैंसिल, और इन एलिमेंट्स में से कॉमन आ जाएगा x। तो हमारे पास सारणिक बनेगी 0 Z इंटू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, 0 x इंटू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, 1 XY और x प्लस वाई। अब यहाँ पर आके हम इसका प्रसार विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें पहले पंक्ति में से y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है और दूसरी पंक्ति में से z माइनस वाई कॉमन आ सकता है। तो मैं इस आधार पर पहले इनमें से कॉमन लूँगा, बाकी बाद में कुछ और सोचूंगा। तो अगला पद y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, बाकी जो पहली पंक्ति बची वो है 0 z 1, दूसरी पंक्ति बची 0x और 1, और तीसरी पंक्ति है 1 XY और x प्लस वाई। अब बची हुई सारणिक में आप देखिए C1 में अधिकतम 2 शून्य आ चुके हैं, तो हम इसका जो प्रसार है वो C1 के सापेक्ष करने वाले हैं, जिसके बाद इसका उत्तर आएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, और इसमें उत्तर आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर जो शेष सारणिक बचेगी वो है Z1 x और 1 से बनी हुई, जिसको आगे हल करेंगे तो y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और इस अंदर वाली सारणिक का मान हमें प्राप्त होगा z माइनस एक्स। अब इन दो पदों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई, और दूसरे में से आ जाएगा y माइनस जेड, और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर z माइनस एक्स। तो इस आधार पर इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, जो इस क्वेश्चन की RHS है।
ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमें गुण धर्मों का उपयोग करते हुए ही इन प्रश्नों को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ, जो कि कुछ यूँ है। अब इस सारणी की पहली पंक्ति में से ए कॉमन लेंगे, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पंक्ति में से क्रमशः बी और सी को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा ए, बी और सी, और सारणिक बचेगी 0, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, 0, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 0 से बनी हुई। अब इसी प्रकार पहले स्तंभ में से ए स्क्वायर, दूसरे में से बी स्क्वायर और तीसरे स्तंभ में से सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जिसके बाद बाहर बन जाएगा ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, और सारणी में बचेगा 0 1 1 1 0 1 1 1 और 0। इस प्रकार शेष बची सारणिक में R2 में चेंज करते हैं R2 माइनस R3, जिससे ये एक और एक कैंसिल होकर यहाँ भी बन जाएगा 0। तो इसके बाद वाला पद हमें मिलेगा ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति में चेंज होगा, दूसरी में से तीसरी पंक्ति घटाएंगे तो 0 माइनस 1 और 1, और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं। अब बची हुई सारणिक में पहली जो स्तंभ है उसके अंदर अधिकतम 2 चिन्ह हैं, तो इसको C1 के सापेक्ष खोल देंगे। तो इस सारणिक को खोलने पर बाहर है ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, और सारणिक पूरी खोलने पर मान आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, और अब इस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर शेष सारणिक बचेगी 1 1 माइनस 1 और 1 से बनी हुई। इसके बाद इसका उत्तर बनेगा ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और इस छोटी सारणी का मान आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ओवरऑल बनेगा 2 गुणा में ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक इक्वेशन सारणी के रूप में दी गई है, तो जिसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R1, जिससे हमें मिलेगा R1 पंक्ति को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। अब R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, तो इन दोनों का अंतर लेंगे, तो उत्तर कुछ यूँ बनेगा x माइनस 4 माइनस x प्लस 2, 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 3, और 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 4, और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। इससे बनी हुई सारणी और इक्वल में आ गया 0। अब इसके अंदर जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी शेष में जो भी संख्याएं बचेंगी उनको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये सारणी का मान x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, माइनस 2, माइनस 6, माइनस 12, और तीसरी पंक्ति जैसी है बिल्कुल वैसी ही लिख दी गई। सारणिक इक्वल 0। इसी प्रकार अगली बार हमने चेंजिंग की R3 में चेंज R3 माइनस R1, तो हमें मिलेगा पहली पंक्ति एज इट इज x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, दूसरी पंक्ति एज इट इज माइनस 2, माइनस 6 और माइनस 12, और तीसरी पंक्ति के स्थान पर आएगा तीसरी पंक्ति माइनस पहली पंक्ति, तो 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 3, और आखिर में आएगा 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 4। थोड़ा मैंने दूर दूर करके लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी x से x कैंसिल, 2x से 2x और 3x से 3x। पहली पंक्ति है x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, दूसरी पंक्ति में माइनस 2, माइनस 6 और माइनस 12, और तीसरी पंक्ति में जो संख्याएं बचेंगी वो है माइनस 6, माइनस 24 और माइनस 60। सारणिक और इक्वल में 0। अब
दूसरी पंक्ति में से -2 कॉमन और तीसरी पंक्ति में से -6 कॉमन आ सकता है, जिसके बाद की स्थिति होगी -2 और -6 हमने बाहर किया तो पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी पंक्ति में आएगा 1, 3 और 6 और तीसरी पंक्ति में आएगा 1, 4 और 10। सारणी की इक्वल में 0। संख्याओं का गुणा हम ले गए उठाकर RHS में, तो वहाँ पर 0 में भाग देने के बाद वो तो बन जाएगा 0। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा ये सारणिक। अब इसमें यहाँ पर 2 1 हैं जो कि स्तंभ के रूप में आ रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए हम लोग दूसरी पंक्ति में फिर से चेंज करेंगे। वो होगा दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति। इस आधार पर पहली पंक्ति नो चेंज, दूसरी और तीसरी पंक्ति का अंतर लेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया -1 और 6 में से 10 गया -4। तीसरी पंक्ति एज इट इज, ये सारणिक और इक्वल में 0। अब पहले स्तंभ के अंदर एक शून्य आ चुका है, तो इसका हम C1 के सापेक्ष कर देते हैं प्रसार। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा x -2 -1 -4, 4 और 10 से बना हुआ सारणिक -0, उसके साथ जो भी सारणिक आएगी वो भी 0 और +1 गुणा में 2x -3, 3x -4 -1 और -4 से बना हुआ सारणिक और इक्वल चाह रहा है 0। जो छोटे वाले 2 सारणिक है उनको हल करते हैं, -10 और प्लस में 16 और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारणिक को हल करूँगा तो आएगा -8x प्लस में 12 और +3x -4 इक्वल 0, जिसको हल करने पर हमें मिलने वाला है 6x -12 -5x + 8 और इक्वल में 0। 6x और 5x का अंतर बन जाएगा x, -12 और 8 का अंतर बनेगा -4 इक्वल 0। तो इस आधार पर x का मान हमें प्राप्त होगा 4, जो कि इस दी गई समीकरण का हल होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बिना विस्तार के ये सिद्ध करना है कि ये दी गई तीनों सारणिक इक्वल होंगी। मैं इन सारणिकों को क्रमशः Δ1, Δ2 और Δ3 मान लेता हूँ, अर्थात Δ1 इक्वल Δ2 इक्वल Δ3 ये हमने मान लिया है। इस आधार पर Δ1 होगी। अब मुझे इसे Δ2 यानी इस सारणी के इक्वल सिद्ध करना है। मैं एक बार इसको नोट कर रहा हूँ, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि मुझे x y z को पहले स्थान पर लेकर आना है। तो इसके लिए मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, जिससे हम लोग जानते हैं कि सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। ये मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया है। फर्दर मुझे यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे इस PQR को दूसरी पंक्ति के स्थान पर लेकर आना है। तो मैं इसके अंदर फिर से R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, जिससे इस सारणिक का चिन्ह फिर से बदलेगा, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस XYZ PQR और A, B और C से बना हुआ सारणिक, जो कि Δ2 के इक्वल है। इस आधार पर हमने सिद्ध कर दिया है कि Δ1 इक्वल टू दी Δ2। इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम पुनः Δ2 को लेते हैं, जिसे हमें एक तीसरी सारणी में बदलना है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं उसको सामने लिख रहा हूँ। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये XYZ जो पंक्ति के रूप में है वो यहाँ पर स्तंभ के रूप में आ रहा है। बाकी चेंज के ऊपर बाद में देते हैं ध्यान। तो मैं यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर रहा हूँ। तो गुणधर्म के आधार पर हम जानते हैं कि इससे सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारणिक A हो या AT की सारणिक हो, दोनों का मान एक जैसा होता है।
इसके बाद यदि आप फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे बी ए सी यानी ए बी सी वाली जो जो स्तंभ है उसको मुझे बीच में लेकर आना है। इसके लिए मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो पहला स्तंभ एज इट इज दूसरे और तीसरे स्तंभ की जगह को मैंने चेंज कर लिया, और हम जानते हैं इससे सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। अब आप फिर से देखिए कि मुझे सही उत्तर तक पहुंचने के लिए पहले जो पंक्ति है उसमें y चाहिए और दूसरी पंक्ति में मुझे x चाहिए। तो इसके लिए मैं अब अगला कदम जो उठाने जा रहा हूं उसके अंदर मैं R2 और R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं, और इससे हम जानते हैं कि सारणी का चिन्ह फिर से बदल जाएगा। पहले पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के स्थान पर पहली पंक्ति आ जाएगी, तो कुछ ऐसा सारणिक बनेगा और ये डेल्टा 3 के इक्वल होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा 2 का मान डेल्टा 3 के इक्वल आएगा, जिसको लगाया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2 इक्वल डेल्टा 3। तो हमने बिना विस्तार के ही ये सिद्ध कर दिया है कि दी गई तीनों सारणी का मान एक जैसा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक सारणी को एक मान के इक्वल सिद्ध करना है, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ LHS। अब इस सारणिक में मुझे सबसे पहले जो मालूम चल रहा है वो ये है कि अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को जोड़ लूँ तो 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ से भी 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो इस बात के लिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अगर स्तंभ में चीज़ें दिखाई दे रही हों तो आप पंक्तियों को जोड़ें, और पंक्तियों में चीज़ें दिखाई दे रही हों तो आप स्तंभों को जोड़ें। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का मतलब इन तीनों जो पंक्तियाँ हैं उनके संगत अवयव को जोड़ना है। तो इनका जोड़ बन जाएगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी। इनका जोड़ भी ठीक इसी प्रकार से बनेगा 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, और आखिर में इन तीनों का जोड़ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही नोट कर देता हूँ। अब इतना काम करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा पहली पंक्ति में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। तो हमारा अगला पद बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। कॉमन लेने के बाद पहली पंक्ति में 2 2 और 1, दूसरी पंक्ति में सी प्लस ए, बी प्लस सी और बी, और तीसरी पंक्ति में ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी। अब इन 2 और 2 का अगर अंतर ले लें तो उत्तर बन जाएगा 0, इसलिए मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 माइनस C2। बाहर चल रहा है a प्लस बी प्लस सी। C1 और C2 का अंतर लूँगा तो इन दोनों का अंतर 0, इनका अंतर और इनका अंतर लिख लेते हैं, तो आएगा C प्लस ए माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। बाकी दोनों स्तंभ जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। इस आधार पर C से C कैंसिल होगा और A से A। बाकी जो सारणिक बचेगी वो कुछ इस प्रकार आएगी a प्लस बी प्लस सी, 0 a माइनस बी बी माइनस सी, 2 b प्लस सी सी प्लस ए, 1 b और c। अब इसके बाद अगर मुझे इन दोनों का अंतर 0 चाहिए तो मुझे तीसरे स्तंभ के साथ 2 का गुणा करना चाहिए। तो अगला जो मेरा चेंज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, C2 में चेंज किया जाएगा C2 माइनस 2 इंटू C3, जिससे सारणिक का मान कुछ इस प्रकार बनेगा। बाहर बन रहा है a प्लस बी प्लस सी, पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं है तो 0, a माइनस बी बी माइनस सी, तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं है 1 b और c। अब बचा दूसरा स्तंभ, तो जो कुछ ऐसा बन जाएगा 2 माइनस 2 b प्लस सी माइनस 2b और c प्लस ए माइनस 2c।
जिसको हल करने पर हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी 0, a माइनस बी, b माइनस सी, 2 में से 2 गया 0। दूसरा पद आएगा दूसरे स्तंभ में c माइनस बी, और तीसरा आएगा a माइनस सी, और आखिर में 1 b और c। अब इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें 2 शून्य आ चुके हैं, तो इसका जो प्रसार किया जाएगा वो r1 के सापेक्ष किया जाएगा, जिसका उत्तर बनेगा a प्लस बी प्लस सी बाहर हैं। पहली पंक्ति में 2 शून्य होने की वजह से पहले 2 सारणिक के मान तो आएंगे 0, और तीसरे सारणिक में आएगा 1 गुणा में 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा a माइनस बी, सी माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी से बचा हुआ सारणिक। अगला पद आएगा a प्लस बी प्लस सी, और जब सारणिक खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी सी, जिसमें एक बी सी से एक बी सी कैंसिल होगा, तो शेष बचेगा a प्लस बी प्लस सी गुणा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसको हम लोग आगे हल करते हैं तो a का गुणा सारे जो आगे वाले पद हैं इस कोष्ठक के उनके साथ होगा, तो उत्तर बनेगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी और माइनस सी ए स्क्वायर। इसी प्रकार b का गुणा जब पूरे कोष्ठक के साथ होगा तो हमें मिलेगा a स्क्वायर बी प्लस बी का क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। इसी प्रकार c का गुणा जब पूरे कोष्ठक के साथ होगा तो हमें मिलेगा a स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर। इसमें देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, इसी प्रकार ए सी स्क्वायर से माइनस ए सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी से प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस सी ए स्क्वायर से प्लस सी ए स्क्वायर कैंसिल। इसी प्रकार से बी सी स्क्वायर से माइनस बी सी स्क्वायर कैंसिल और माइनस बी स्क्वायर सी से प्लस बी स्क्वायर सी कैंसिल। जो शेष बचा है उसमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब, ये रहे। इसके साथ साथ 3 माइनस ए बी सी बच रहे हैं, 1, 2 और 3, तो जिनका योग करने पर आएगा माइनस 3 ए बी सी, जो कि आपकी RHS है और हमें यही सिद्ध करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है और हम उस सारणिक को मान लेते हैं डेल्टा, जिसे थोड़ा सा हल करते हैं तो हर एक स्क्वायर को खोलने के बाद बनेगा 1, 4 और 9, 4, 9 और 16 और 9, 16 और 25। अब हमारा काम है अधिकतम संख्या में शून्य बनाना। 4 और 1 हैं, ये हैं एक पंक्ति में, तो हम स्तंभों का लेंगे सारा, तो हम दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घटाएंगे लेकिन पहले स्तंभ के साथ कर देंगे 4 का गुणा। तो देखिए हम C2 में चेंज करते हैं C2 माइनस 4C1। इसका मतलब पहले स्तंभ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसी प्रकार आखिरी स्तंभ में यानी C3 में भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब C2 है वो है 4, 9 और 16 से बनी हुई, और पहले स्तंभ के साथ 4 का गुणा करके इसके साथ माइनस करना है। तो यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा -16 और यहाँ पर आ जाएगा -36, जिसको हम आगे हल करें तो पहला स्तंभ 1, 4, 9, दूसरा स्तंभ 0, -7 और -20 और तीसरा स्तंभ एज इट इज 9, 16 और 25 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 1 और 9 पर फोकस करते हैं जो कि पंक्ति में है, तो हम स्तंभों का सारा लेंगे और उसके अंदर हम लोग C3 में चेंज करने वाले हैं C3 माइनस 9C1, जिससे एक शून्य हमें और मिल जाएगा।
इसके लिए पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरा स्तंभ भी एज इट इज, लेकिन जो तीसरा स्तंभ आएगा वो 9, 16 और 25 से बना हुआ है। उसमें से पहले स्तंभ का 9 से गुणा करके घटाने वाले हैं। तो जहाँ पर कुछ उत्तर ऐसा बनेगा 9, 9 चौक 36 और 9 का 9 से गुणा 81। इस आधार पर ये सारणिक का मान बन जाएगा 1, 4, 9, 0, -7, -20, 0, -20 और -56 से बना हुआ सारणिक। अब देखिए इसके अंदर पहले पंक्ति में अधिकतम 2 शून्य आ चुके हैं, तो इस सारणिक का प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष किया जाएगा। अतः हमारे को उत्तर मिलेगा 1 गुणा में -7, -20, -20, -56 से बनी हुई सारणिक और शेष मान मिलने वाले हैं 0। इस आधार पर इसका उत्तर आएगा 392 -400 यानी कि -8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो हम जानते हैं कि ओमेगा की घात 3 का मान 1 आएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान बनेगा 0। कक्षा 11 में इसका सूत्र आ चुका है और इसके साथ हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है जिसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ओमेगा क्यूब के स्थान पर रखते हैं 1, जो कि समीकरण नंबर 1 में है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 से बना हुआ सारणिक। अब आगे वाले स्टेप में R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R2। इस आधार पर डेल्टा का मान जो बनेगा वो आएगा 0, 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दूसरी पंक्ति एज इट इज और तीसरी पंक्ति भी एज इट इज। अब इस सारणिक में पहले पंक्ति के अंदर 2 शून्य हैं, तो इसका विस्तार कर देंगे R1 के सापेक्ष, जिसके आधार पर सारणिक का मान आएगा 0 -0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ गए तो 1, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा से बना हुआ सारणिक। पहले वाले 2 पद शून्य हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, बाकी बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और सारणिक का मान खोलेंगे तो वो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन 2 कोष्ठकों के पदों का गुणा करेंगे तो आएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब और ये जो आ रहा है ओमेगा क्यूब, इनके मान तो आते हैं 1 और 1, तो ये तो मिलके बना देंगे 2। ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, बचा ओमेगा की पावर 4 जिसको हमने लिख लिया माइनस के साथ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान फिर से 1, तो इस आधार पर यहाँ बन जाएगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसके बाद ये 2 बाकी 2 पदों में से माइनस कॉमन लेके लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 1 की सहायता से हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे लिखा -1, तो इसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा 3। ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें एक सारणिक का मान एक सिंगल मान के इक्वल सिद्ध करना है। तो हम यूज़ करेंगे LHS, जिसमें दी गई सारणी कुछ इस प्रकार है। इस सारणी के अगर आप पहले स्तंभ पे ध्यान देंगे तो A कॉमन आ सकता है, दूसरे स्तंभ में से B और तीसरे स्तंभ में से C कॉमन आ सकता है, जिसके आधार पर बाहर A, B और C कॉमन लिखा। अब जो पहला स्तंभ है A कॉमन आने के बाद वो बचेगा A प्लस B और B। दूसरा स्तंभ B कॉमन आने के बाद बचेगा C, B और B प्लस C। इसी हिसाब से जो आपका तीसरा स्तंभ है वो C कॉमन आने के बाद बचेगा A प्लस C, A और C, और ये बना है आपका सारणिक। अगला चीज हम करने वाले हैं C1 में, वो होगा C1 प्लस C2 माइनस C3। इस आधार पर हमारे पास उत्तर आएगा बाहर ABC, C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 और C2 को जोड़कर C3 को घटा रहा हूँ, C1 और C2 को जोड़कर C3 को घटा रहा हूँ,
C1 और C3 को जोड़कर C2 को जोड़कर C3 को घटा रहा हूँ। बाकी C2 में कोई चेंज नहीं है, इसी हिसाब से C3 में भी कोई चेंज नहीं है। अब आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर A से A और C से C कैंसिल होगा, यहाँ पर A से A कैंसिल और यहाँ पर C से C कैंसिल। तो आपका जो अगला स्टेप बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। बाहर A B C, फिर 0 2B 2B, C B B प्लस C, A प्लस C, A और C से बनी हुई सारणिक। इसी प्रकार यदि आप इनका भी अंतर ले लें जो कि एक स्तंभ में है तो यहाँ पर भी एक शून्य हो सकता है। इसके लिए मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R3। तो बाहर चल रहा है A B C और यहाँ पर बन जाएगा 0 C A प्लस C, 2B माइनस 2B, B माइनस B माइनस C और A माइनस C। R3 में कोई चेंज नहीं है। इस प्रकार 2B से 2B कैंसिल हो जाएगा तो सारणिक बनेगा ABC 0 0 2B C, ये B से B कैंसिल तो माइनस C B प्लस C, A प्लस C, A माइनस C और C से बनी हुई सारणिक। अब इस सारणिक में पहले स्तंभ में अधिकतम 2 शून्य हैं तो इसका उत्तर C1 के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात करेंगे, जिसके बेस पर इसका उत्तर आएगा। बाहर चल रहा है ABC। अब पहले स्तंभ में पहले 2 एलिमेंट 0 हैं तो उनके संगत मान बनेंगे 0 और 0। आखिर में है 2B जिसके संगत सारणिक बनेगा C A प्लस C माइनस C और A माइनस C, जिसके बेस पर ये आएगा ABC 2B और इस सारणिक का मान बनने वाला है AC माइनस C स्क्वायर प्लस AC और प्लस C स्क्वायर, जहाँ पर C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर है ABC गुणा में 2B, AC और AC मिलकर बना देंगे 2AC, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है और आपको यही सिद्ध करना था। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एक हिंट दी गई है, उसको यूज़ करना है क्योंकि इस हिंट का से ही इस प्रश्न का उत्तर सबसे शॉर्टकट में मिलेगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसको हल करने के लिए हम पहले एक बात जानते हैं कि किसी सारणिक के लिए सारणिक का जो मान होता है वो उसके किसी पंक्ति या स्तंभ के एलिमेंट को उसके संगत सहखंडों से गुणा करने पर भी मिल सकता है, जिसको हमने लगा लिया समीकरण नंबर 1। और यदि हम इन्हीं सहखंडों का गुणा किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के एलिमेंट के साथ कर योग ज्ञात करें तो इसका उत्तर हमें 0 मिलेगा। इसको लगाए थे समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट दिए गए हैं वो हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 जो कि स्मॉल लेटर्स में है। इसका मतलब प्रश्नानुसार हमें मिला हुआ है A11 इक्वल A1, A12 इक्वल B1 और A13 इक्वल C1। इसी प्रकार जिसको हमने लगा दिया समीकरण नंबर 3। और इसके साथ साथ हमें सहखंडों के बारे में कहा गया है कि इन एलिमेंट के जो सहखंड हैं वो है कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 इत्यादि। अर्थात F11 का मान दे रखा है कैपिटल A1, F12 का मान दे रखा है कैपिटल B1 और F13 का मान दे रखा है कैपिटल C1। इसी प्रकार जिसको हम लगाएंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से मान रखते हैं 1 में, तो हमें मिलेगा डेल्टा का मान A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 C1 इंटू कैपिटल C1 या A2 इंटू कैपिटल A2
B2 इंटू कैपिटल B2 और C2 इंटू कैपिटल C2, या A3 इंटू कैपिटल A3, B3 इंटू कैपिटल B3 और C3 इंटू कैपिटल C3, जिसको हम समीकरण नंबर 5 लगा के छोड़ लेते हैं। तो इस प्रश्न में आपको डायरेक्ट F11 F12 ये ना देकर कैपिटल A1 कैपिटल B1 और कैपिटल C1 का मान दिया गया है। तो अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको मेन फॉर्मूले तक लेके आने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए मान लेते हैं कि डेल्टा डैश नाम की एक और सारणिक है जो कि सहखंडों से मिलकर बनी हुई है, जिसको नाम दिया समीकरण नंबर 6। अब हम डेल्टा और डेल्टा डैश का गुणा करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। अब हम दो सारणिकों का गुणा पंक्ति विधि से करने वाले हैं, जिसके बेस पर इसकी पहली पंक्ति का गुणा इसकी दूसरे की पहली पंक्ति से होगा, जिसके आधार पर हमें मिलेगा A1 A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1। इसी प्रकार पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति से होगा, जिसका मतलब बनेगा कि किसी सहखंडों का गुणनफल किसी अन्य पंक्ति के जो एलिमेंट है उसके साथ हो रहा है, जिससे आंसर बन जाएगा 0। इसी प्रकार जो पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा होगा तो उसका आंसर भी बनेगा 0। इस प्रकार दूसरी पंक्ति का जब पहली पंक्ति से गुणा होगा तो संगत अवयव नहीं होंगे तो आंसर बनेगा 0। दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा होगा तो हमारे पास आएगा A2 A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 और कैपिटल C2, और दूसरी पंक्ति और तीसरे जब पंक्ति का गुणा होगा तो फिर से बनेगा 0। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का जब बाकी तीनों पंक्तियों से गुणा होगा तो पहले दो एलिमेंट 0 और आखिर में बनेगा A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 और कैपिटल C3 से बनी हुई सारणिक, और जिसका मान समीकरण 5 से हम लोग कुछ यूँ लिखने वाले हैं। डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल डेल्टा 0 0 0 डेल्टा 0 और 0 0 और डेल्टा से बनी हुई सारणिक। अब इस सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा डेल्टा क्यूब, और इस साइड में चल रहा है डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। एक डेल्टा से एक डेल्टा को कैंसिल किया तो डेल्टा डैश का मान बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, या डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश, और डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश का मान जब लिखा तो वो आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 से बना हुआ सारणिक, और हमें आखिर में यही सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में समीकरण नंबर 5 तक केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही इतना काम किया गया है। आप चाहें तो सीधा इक्वेशन नंबर 6 से भी क्वेश्चन स्टार्ट करके हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला पूर्ण होती है। उदाहरणों के साथ जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।